नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं टीवी6 न्यूज नेटवर्क। हम अपने खास कार्यक्रम चुनाव 24 में हाजिर हैं। हम बात करेंगे राजस्थान की, जहां विधानसभा के चुनाव हुए। बड़ी संख्या में मतदाताओं ने मतदान केंद्र पर पहुंच के अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इस स्थान से कहीं कहीं से छिटपुट हिंसा की भी खबर आई। लेकिन एक बड़ी खबर आई, राजस्व मंत्री राजस्थान के रामलाल जाट, उन पर जानलेवा हमला हुआ। और भी कई जगह से इस तरह की खबरें आई हैं, छिटपुट हिंसा की खबरें आई हैं। और एक खबर जो आई है उदयपुर और झालवाड़ा से, यहां 2 बुजुर्ग मतदाताओं की मौत हो गई। ये वोटिंग स्टेशन पहुंचे थे, पोलिंग स्टेशन पहुंचे थे वोट डालने के लिए, और यहां इनकी मौत हो गई। ये तमाम खबरें वहां से आई और यह भी खबर आई कि बड़े उत्साह के साथ मतदाताओं ने मतदान केंद्र पर पहुंच के अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। लेकिन कैसा रहा मतदान, क्या कुछ देखने को वहां मिल सकता है, इसी मुद्दे पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करने से पहले मेहमानों का तारुफ करा दें, परिचय करा दें। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपचंद सांखला है, बीकानेर राजस्थान से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार दीपचंद सांखला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप है हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से, वो जुड़े नहीं है, जैसे ही जुड़ते हैं हम उनके पास भी जाएंगे। तो वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से जुड़ेंगे प्रदीप। हम सबसे पहले चलते हैं दीपचंद सांखला के पास। दीपचंद जी, कैसा रहा मतदान राजस्थान में? राजस्थान का मतदान पिछले वर्ष के जैसा ही मुझे लगता है, उससे ज्यादा अगर हो गया तो ये आश्चर्य की बात होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा उत्साह, मतलब ऐसा उत्साह नहीं था कि पिछले जो 2018 का रिकॉर्ड तोड़ दे। मुझे ऐसा लग नहीं रहा अभी तक जो भी समाचार है राजस्थान के। तो देखिए आगे पूरी डिटेल तो प्रतिशत की रात को जब पोलिंग पार्टियां लौट आएगी तभी मिलेगी, लेकिन मोटा मोटी यही है कि लगभग वैसा ही प्रतिशत रहना चाहिए जो पिछले वर्ष था। आप ये देखिए कि 2013 में एकदम से बूस्ट करके 9.42 प्रतिशत बूस्ट करके 75.67% मतदान हुआ था, लेकिन 2018 में 0.95 गिर के 74.72 मतदान रहा। ऐसे ही 75% के इर्द गिर्द ही मतदान रहेगा। अभी जो चुनाव आयोग ने घर घर मतदान केंद्र लगा के जो अशक्त लोगों के लिए व्यवस्था की है, उससे प्रतिशत में बहुत ज्यादा फर्क मुझे नहीं लगता पड़ेगा। जैसी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि 80% तक का ये मतदान रह सकता है, वैसा मुझे लग नहीं रहा है। पूरे आंकड़े आने के बाद ही बात हो पाई। जी, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से। प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, कैसा रहा मतदान, कैसी रही वोटिंग? जी, जैसा दीप जी बता रहे हैं उसी तरीके से स्थिति है। थोड़ा कमजोर है रुझान पिछले 2 चुनावों के मुकाबले। अभी तक जो है, जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार 57% तक मतदान हुआ है दोपहर 3 बजे तक। और सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो जो हॉट सीट है बाबा बालकनाथ वाली तिजारा सीट पे काफी मतलब वोटिंग हुई, अच्छी वोटिंग हुई है। पाली जिले में सबसे कम मतदान प्रतिशत रहा है जी। इसकी वजह है कि वहां प्रत्याशियों को लेकर उत्साह ज्यादा नजर नहीं आया, और ईपी रेशियो वहां का बहुत ज्यादा है कि वहां की आबादी और वहां का जो वोटर परसेंटेज है, वहां के बहुत सारे लोग जो है प्रवासी के रूप में दक्षिणी राज्यों में कारोबार करते हैं रोजगार के लिए, तो वोट देने आ नहीं पाए वो लोग। ऐसे में चुनाव परिणाम भी प्रभावित होंगे और निश्चित तौर पे चुनाव तो प्रभावित हो ही रहा है। चलिए, हम आपके पास आएंगे, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से मुखातिब होते क्या कुछ कहा, वो सुनवाते हैं हम आपको। जो 5 साल सरकार ने काम किया है और जो 10 गारंटियां महंगाई राहत कैंप के तहत दी गई है और 7 गारंटियों के आगे वादा किया गया है, गारंटी दी गई है जनता को कांग्रेस की सरकार आने पे, उससे लोगों में हर तबके में 36 बिरादरी में बहुत भारी उत्साह कांग्रेस के पक्ष में मतदान में है। तो चलिए, आपने गोविंद सिंह डोटासरा की बाइट सुनी, उन्होंने क्या कुछ कहा मीडिया से मुखातिब होते हुए। प्रदीप, वापस आप ही के पास आते हैं। प्रदीप, एक खबर आई जो चौंकाने वाली खबर है। राजस्व मंत्री राजस्थान के हैं रामलाल जाट, उन पर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, यह खबर आई। क्या कुछ आपके पास खबर है, अपडेट इसमें क्या है? कि राजस्थान में इस तरह की हिंसक झड़पें हो रही हैं। चुनाव से पहले भी सिरोही में प्रत्याशी हेमंत पुरोहित पे हमला हुआ है, उसके अलावा रामलाल जाट पे हमले की खबर है। लेकिन इससे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, फतेहपुर में फायरिंग जैसी नौबत आ गई है। 2 गुट आमने सामने हो गए हैं, पथराव हो गया है और काफी स्थिति जो है वो वहां विकट हो चली है।
पुलिस और प्रशासन हालांकि कह रहा है कि स्थिति कब्जे में कर ली गई है। फतेहपुर जी। जो है वहां से चूंकि मुसलमान बाहुल्य इलाका है, ऐसे में थोड़ा सा एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाला मामला रहता है। अभी वहां से जो विधायक हैं वो हाकिम खान हैं, और इससे पहले जरूर पिछली बार जो महरिया थे, नंद किशोर महरिया, वो चुनाव जीते थे। लेकिन लगातार ये मुस्लिम सीट ही रही है फतेहपुर। कम्युनल जी। जैसी स्थिति कभी रही नहीं, लेकिन इस चुनाव में इस बार देखने को आ रहा है। तो जो मांडलगढ़ सीट, जिस मंडल सीट का उल्लेख कर रहे हो रामलाल जाटवाली, वहां भी ऐसी बात सामने आई है, और ऐसा ही फतेहपुर और अन्य जगह भी इस तरह की घटनाएं हुई है। तोड़फोड़, बाड़ी जो सीट है धौलपुर से जुड़ी हुई, जो बीहड़ का इलाका कहा जाता है, जहां से गिरिराज मलिंगा लड़ रहे हैं, तो बसपा के प्रत्याशी जसवंत गुर्जर और गिरिराज मलिंगा के समर्थकों में भी झड़प की जानकारी सामने आई है। जी, दीपचंद आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, प्रदीप, उन्होंने कुछ वोटर्स से बात की है, खास करके महिला वोटर्स से बात की है, और वैसी वोटर्स जिन्होंने पहली बार वोट डाले हैं, यानी पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं, वो सुनते हैं। पहली बार आप वोट दे रहे हैं? हाँ, पहली बार दे रहे हैं। कैसा लगा पहली बार वोट दे करके? अच्छा लगा। क्या चाहती हैं आप? वोट तो आपने दे दिया, आप सरकार से क्या चाहती हैं? इतनी सुरक्षित दूर आपको आना पड़ रहा है, गांव में आपकी कोई सुविधा नहीं है, सड़क नहीं है, क्या चाहेंगे आप? रोड नहीं है और लाइट भी नहीं है और पानी भी व्यवस्था नहीं है। 2 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है वोट देने गांव में। कैसा फीलिंग होता है, कैसा महसूस होता है जब आप 2 किलोमीटर दूर जाते हैं पानी लेने, फिर वापस पानी लेके आते हैं? कितना समय लग जाता है उसमें? आधा दिन लग जाता है। आधा दिन पूरा लग जाता है? हाँ, पूरा आधा दिन लग जाता है। सरकार से क्या मांग करेंगे? आज आपने वोट तो डाल दिया है। हमने वोट डाला है बड़ी खुशी से कि सरकार कुछ हमारे लिए करे। आधा दिन लग जाए पानी आने में, और यहाँ हम खुशी से हम वोट दिए हैं, तो कोई न कोई हमारे सुविधा होनी चाहिए। चलिए, तो आपने सुन लिया। दीपचंद, क्या कुछ नजारा है? जैसा कि अभी प्रदीप ने बताया कि फतेहपुर में इस तरह की झड़पें हुई हैं, जो सांप्रदायिक झड़पें कही जा सकती हैं, पहले ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। तो जिस तरह से एक कहावत कही जाती है कि जैसा बीज बोएंगे वैसा पाएंगे, तो जिस तरह से चुनाव प्रचार किया गया है, खास करके भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह का आरोप लगा, इल्जाम लगा, दूसरी पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से इल्जाम लगा, क्या उसी की ये वानगी देखने को मिली? क्या उसी का ये नतीजा सामने आया, या कुछ स्थानीय मुद्दे थे जिसकी वजह से इस तरह की झड़पें हुई? देखिए कि भाजपा की नीति पोलराइजेशन की रही है, और वो वोट भी मुसलमानों के खिलाफ प्रचार के आधार पर प्राप्त करती रही है। बीकानेर में, हमारे बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में जिनको टिकट दी है भाजपा ने, वो पिछले 1 महीने पूर्व ही पार्टी में आए हैं, और वो उससे पहले हिंदू धर्म जागरण यात्राएं निकालते रहे, जिसकी वजह से बीकानेर में कई बार तनावपूर्ण माहौल हुआ है। इस चुनाव में जो हमारे जिले की हॉट सीट है कोलायत, जहां देवी सिंह भाटी का दबदबा है, और पिछले 2 बार से वहां विधायक है भंवर सिंह भाटी, दोनों एक ही समुदाय से हैं और लगभग एक ही परिवार से दूर के रिश्ते में, लेकिन वहां हर बार उसमें कुछ गड़बड़ होता है। परसों रात्रि को भी एक गांव के अंदर भंवर सिंह भाटी के काफिले और काउंटर और ये आरोप लगता है कि भाटी रुपए मांग रहे थे, और भाटी की काफी नुकसान पहुंचा है। नहीं दीपचंद जी, आवाज जो है आपकी वो कट जा रही है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम आ रही है। जब तक प्रदीप जी के पास चलते हैं, आपके पास फिर दोबारा से हम आते हैं। अगर लीड वगैरह हो तो कान में लगा लें तो ज्यादा सुविधा हो जाएगी तो समझने में और समझाने में। बहरहाल हम आपके पास तुरंत आ रहे हैं। प्रदीप, जो सवाल हमने अभी दीपचंद जी से किया था कि जैसा आपने बताया कि फतेहपुर का जो इलाका है जहां इस तरह की झड़पें हुई हैं, उसकी वजह क्या मानी जा रही है? क्या वजह निकल करके सामने अब तक आ रही है? जी, फतेहपुर वाले में कम्युनल झड़प नहीं है, 2 गुटों में झड़प है। वो गुट कौन से हैं अभी कहना संभव नहीं है। अच्छा, पुलिस उसकी जांच कर रही है, लेकिन फायरिंग हुई है। पुलिस ने वहां पे फायर किए हैं, आंसू गैस के भी किए हैं, और पत्थर चले हैं। रामलाल जाटवाला जिसका जो उल्लेख कर रहे हो, मुझे ये मामला थोड़ा अलग तरीके का लग रहा है, क्योंकि उसमें किसी के चोट नहीं आई है। एक बुजुर्ग था जिसके हाथ में पत्थर था, गाड़ी पे पत्थर मारा है, तो साइड कांच टूटा है। लेकिन रामलाल जाट ने खुद ही इस घटना को बड़ा बताने की कोशिश की अपने ट्वीट के माध्यम से, लेकिन इसमें किसी को चोट वगैरह नहीं है। लेकिन इससे पहले जेजेपी के प्रत्याशी जो हैं, उन्होंने जो किया था 2-3 दिन पहले महुआ सीट पे, उनकी गाड़ी को आग लगाने का मामला आया था, जिसमें गाड़ी को आग लगा दी गई थी और उनके साथ मारपीट, उसमें वो खुद भी झुलस गए थे।
बाद में ये पता चला कि वो खुद ही 2 लीटर पेट्रोल भर के ले गए थे और इस तरह का माहौल बनाना चाहते थे। तो लपट इतनी तेज थी कि खुद झुलस गए, उन्हें पता नहीं था कि पेट्रोल इतनी तेजी से आग पकड़ेगा, तो वो एक्सपोज हो गए। तो कई नेता तो ऐसे एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन कई जगह वाकई में ऐसी चिंताजनक घटनाएं आ रही है सामने, जिसमें चुनाव और मतदाता दोनों प्रभावित हो रहे हैं। अगर ये शांत प्रदेश है, यहाँ इस तरह की वारदात सामने आती है तो चिंता जगाती है। कारण अभी सामने नहीं आए हैं। कई लोग मीडिया हाइप या अंतिम समय में सहानुभूति लेने की भी कोशिश करते हैं, नेता करते ही हैं, जैसा महुआ वाले में तो क्लियर हो गया है। जी, अपने दर्शकों को बता दें, जैसा कि प्रदीप कह रहे हैं कि फतेहपुर की जो खबर है दरअसल 2 गुटों के बीच झड़प की खबर है और कुछ बात नहीं है। बहरहाल आगे अपडेट जब आएगा तो हम इसे क्लियर करेंगे। दीपचंद, आपके पास आना चाहेंगे। दीपचंद, इस बार जो वोटिंग हुई है इस पे हम लोग हमेशा चर्चा करते रहे हैं, कई सारे मुद्दों के बारे में हम बात करते रहे हैं, लेकिन हमने अपने दर्शकों को मेल के जरिए ये दर्शकों से पूछने की कोशिश की कि आखिर मुद्दे क्या रहे। हमने जल के बारे में पूछा कि पेयजल की समस्या है, वहां और भी दूसरी समस्याएं इस तरह की हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। दूसरे हमने घोषणा पत्र के बारे में पूछा, यानी TV6 न्यूज नेटवर्क ने मेल के जरिए घोषणा पत्र के बारे में पूछा कि घोषणा पत्र जो जारी किया जाता है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, क्या उस पर अमल होता भी है या नहीं होता है। दोनों प्रश्नों का जो उत्तर दिया है उसे सबसे पहले हम सुनवाते हैं, समझाते हैं। हमारी सहयोगी अर्चना दुबे बता रही हैं कि इस प्रश्न के उत्तर में लोगों ने राजस्थान से मेल के जरिए क्या जवाब दिया है। नमस्कार, मैं हूं अर्चना दुबे। स्वागत है आपका TV6 न्यूज नेटवर्क में। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर TV6 न्यूज नेटवर्क ने अपने दर्शकों से कुछ सवाल पूछे हैं, जिनके जवाब दर्शकों ने बड़ी बेबाकी से दिए हैं। हमने सबसे पहले पूछा कि क्या राजस्थान में चुनाव को पेयजल और सिंचाई के मुद्दे ने भी प्रभावित किया है। इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, देखते हैं। इस मुद्दे पर जयपुर के रहने वाले हमारे एक दर्शक राजेश कुमार ने मेल के जरिए जवाब दिया है। राजेश का कहना है कि चुनाव को पेयजल और सिंचाई के मुद्दे ने भी प्रभावित किया है, क्योंकि आम जनता को पेयजल की भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही किसानों के लिए सिंचाई की समस्या भी बनी हुई है। इस मुद्दे ने चुनाव को प्रभावित जरूर किया है। जल के बिना जीवन नहीं है। अगर जल नहीं हुआ, बिना पानी के किसान के लिए फसल उगाना मुश्किल है। हमारे दूसरे दर्शक पवन शर्मा ने भी इस मुद्दे पर जयपुर से ही प्रतिक्रिया दी है। पवन कुमार का कहना है कि पानी के मुद्दे ने चुनावों को प्रभावित किया है, क्योंकि अब भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां सिंचाई के लिए नहरों का आना बाकी है और पेयजल की समस्या भी बहुत जगहों पर बनी हुई है। कोई प्रत्याशी अगर इन मुद्दों पर ध्यान देता है तो लोग उसे वोट देते हैं ताकि उनकी ये समस्याएं सुलझ सके। हमारी एक दर्शक डॉक्टर सुनीता शर्मा हैं। इन्होंने भी राजस्थान से ही मेल के जरिए हमारे सवाल का जवाब देते हुए अपनी बात कही। उन्होंने कहा, ग्रामीण मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, जिनमें से ज्यादातर कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों पर निर्भर है। मतदाताओं का यह विशेष वर्ग हर राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण वोट बैंक है। जो भी दल सत्ता में है या जो सत्ता में आना चाहते हैं, उन सभी का लक्ष्य यही है कि इन मतदाताओं को वादों के जरिए लुभाकर भरपूर राजनीतिक फसल काटी जाए। पेयजल और सिंचाई का मुद्दा महत्वपूर्ण है। कोटा राजस्थान से हमारे दर्शक रमेश कुमार ने हमारे सवाल का जवाब देते हुए इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रमेश कुमार के मुताबिक भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए सिंचाई का मुद्दा हमेशा से ही चुनावों को प्रभावित करता रहा है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या अभी तक चुनौती बनी हुई है। चुनावों के दौरान सभी क्षेत्रों में, विशेषकर ग्रामीण अंचल में, ये दोनों मुद्दे हावी रहते हैं। राजस्थान के झुंझुनू से भगवती देवी ने TV6 न्यूज नेटवर्क के सवाल का जवाब देते हुए पानी को हर किसी के लिए जरूरी बताया। भगवती देवी ने कहा, चुनावों में पेयजल और सिंचाई का मुद्दा उठता रहा है। जो जनप्रतिनिधि जनता के लिए पानी मुहैया कराते हैं, वे मत भी पाते हैं। ऐसे ही सिंचाई को लेकर भी चुनावों में वादे किए जाते हैं। जो इन मुद्दों के प्रति गंभीर होता है, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं।
अब दर्शकों के सामने थोड़ा सा मुद्दे को बदलकर हमने सवाल रखे। TV6 न्यूज नेटवर्क ने अपने दर्शकों से पूछा कि चुनाव घोषणा पत्रों को लेकर राजनीतिक दल कितने गंभीर होते हैं। इस सवाल का जवाब हमारे दर्शकों ने क्या दिया, ये भी देखते हैं। जोधपुर राजस्थान से हमारी एक दर्शक प्रिया ने मेल के जरिए इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में कई वादे करती हैं, लेकिन इन वादों पर अमल बहुत कम ही हो पाता है। मतदाताओं में जागरूकता की कमी, मतदान व्यवहार में धर्म और जातीयता जैसे और दूसरे कारकों के महत्व, चुनावों में तथ्यात्मक बहस पर जोर देने की कमी जैसे कई कारणों से भारतीय चुनावी प्रक्रिया में घोषणा पत्रों का खास महत्व नहीं बचता। राजनीतिक पार्टियां भावनात्मक मुद्दों पर ज्यादा जोर देती हैं। इसी मुद्दे पर जोधपुर से ही रहमान खान ने जवाब देते हुए चुनावी घोषणा पत्र को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का एक तरह से आरोप लगाया है। रहमान खान के मुताबिक चुनावी घोषणा पत्र को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। आकर्षक वादे करके राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने की कोशिश करती हैं। सच ये है कि चुनाव जीतने के बाद सभी वादों पर अमल नहीं हो पाता। तो ये हमारे कुछ ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने TV6 न्यूज नेटवर्क के सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। हम आगे भी इसी तरह के सवालों का जवाब अपने दर्शकों से लेते रहेंगे। अब हम वापस चलते हैं अपने सहयोगी फैज आलम फैजी के पास। जी फैज। जी अर्चना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बता दिया कि क्या कुछ कहना है लोगों का। दीपचंद, लोगों का यह कहना है कि पेयजल एक बड़ी समस्या है, सिंचाई में भी जल की उपलब्धता की जरूरत होती है, वहां भी कमी देखी जाती है, जिसकी वजह से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घोषणा पत्र के बारे में हमारे दर्शकों का यह कहना है कि घोषणा पत्र जारी तो कर दिया जाता है लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता है। क्या कुछ रहा इस बार? तो आप देखिए कि मुझे पिछले 50 साल के चुनावों का अनुभव है, कभी उनपे कोई पार्टी गंभीर होती देखी नहीं गई है। ये औपचारिकता भर रह गई है। और जो मुद्दे पानी और बिजली के हैं, सिंचाई के हैं, ये मुद्दे स्थानीय स्तर पे कहीं ना कहीं असर डालते हैं चुनाव पे। लेकिन ओवरऑल राजस्थान में देखें तो मुद्दा सरकार की तरफ से उसकी योजनाएं और सरकार की घोषणाएं हैं जिनपे काफी कुछ मतदाताओं पे असर डाला है। और ऐसा लग रहा है कि विपक्ष मुख्य भाजपा ही है, अच्छे से काउंटर करने में असफल रही है, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा हिंदुत्व के अलावा अभी तक कुछ बना नहीं पाई है। और हर बार ये कहा गया है कि ये सब घोषणाएं जो है वो पार नहीं पड़ेगी, लेकिन अशोक गहलोत ने इस चुनाव में कुछ न कुछ कर दिखाया है। और जो अशोक गहलोत पिछले 6 माह पूर्व ये लगते थे कि 50 के आसपास निमट जाएंगे, अब वो पूरी टक्कर के अंदर है भाजपा के साथ। और हो सकता है कि वो सरकार भी बना ले, भाजपा भी बना ले, ऐसी परिस्थितियां हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, बीकानेर जिले में कोलायत सीट है हमारे यहाँ। वहाँ देवी सिंह भाटी और भंवर सिंह भाटी, आप दोनों एक ही परिवार से दूर के रिश्ते में, और वो पिछले लंबे समय से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे। पहले भंवर सिंह के पिताजी भी लड़ते रहे हैं। तो परसों एक घटना हुई थी एक गांव में, भंवर सिंह के काफिले पे देवी सिंह, ऐसा कहा जा रहा है कि देवी सिंह के लोगों ने हमला किया। देवी सिंह के लोगों का आरोप ये है कि वो पैसा बांट रहे थे। उसके बाद बीकानेर के आईजी और एसपी लगातार उसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में है कोलायत के अंदर, और कोशिश ये की जा रही है। आज भी 6 गाड़ियां बाहर की गाड़ियां घूम रही थी, उनको रोका गया है और जब्त किया, सीज की गई है। और कई लोगों को एक बार पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है। तो ये घटनाएं तो होती रहती है, छिटपुट और बड़ी घटनाएं तो मुझे नहीं लगता कि जो आपने 1-2 बताई उसके अलावा कुछ हुई है। प्रदीप ने जो बताया कि फतेहपुर के अंदर हाकम खान के सामने जो 2 लोग हैं, एक वो दोनों के दोनों जार समुदाय के हैं और दोनों वोट लेना चाह रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि हाकम खान को लाभ होता दिखेगा अगर वो आपस में झगड़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी चलिए प्रदीप, आपके पास आते हैं। प्रदीप, वोटिंग हो गई, नतीजे आएंगे, बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन राजनीति में अगर मगर तो चलता ही रहता है और अगर मगर के सहारे ही हम लोग सवाल जवाब भी कर रहे हैं कि क्या कुछ नतीजों में निकल करके आएगा। जो दीपचंद ने कहा है कि पहले ये लग रहा था कि कांग्रेस 50 के अंदर सिमट जाएगी, लेकिन अब कांग्रेस फाइट में है और कांग्रेस सरकार भी बना सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के अलावा भाजपा भी सरकार बना सकती है। क्या आप सहमत हैं?
एक्चुअल में इस बार जो मुद्दे आए ना, वो एक तो ऐसे आए नहीं मुद्दे कि जिसमें लोग उत्साह के साथ सरकार बनाने या सरकार बदलने के बारे में सोचें। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि और वही चेहरे हैं जो पिछले 20 सालों से जो लोग जवान होते हुए जिन्होंने जो चेहरे देखे, वही चेहरे चुनाव अब लड़ रहे हैं। तो कुछ बदलता हुआ सा नहीं दिख रहा है, तो बड़ा उबाऊ सा चुनाव है ये एक। जैसे मैं आपको अपना ही उदाहरण दूं तो मेरा वोटिंग बूथ 300 किलोमीटर दूर है, जहां मैं जयपुर रह रहा हूं, वहां से मेरा घर। तो अब नहीं जा पाए, स्थिति लेकिन ये है वोट तो कि देना एक- चाहिए था, वोट डालना चाहिए था, ये तो एक- आपका राइट है, आपका अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है, लेकिन एक वो उत्साह जो है ना, वो आम वोटर का, मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। दूसरा, दीपचंद जी आपने एक बहुत बात इंपॉर्टेंट कही कि एक ही परिवार से आते हैं देवी सिंह, और वो एक आज एक गजब तस्वीर देखने को मिली है, मैं शेयर कर रहा हूँ उसे, कि जो मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के जो लड़ रहे हैं नाथद्वारा से, महाराज कुमार जिनको कह रहे हैं, पूर्व महाराज कुमार विश्वराज सिंह, और उनके पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ पहले सांसद रहे थे बीजेपी से, फिर कांग्रेस से चुनाव लड़े, हार गए। तो वो मेवाड़ के पूर्व महाराणा है उस गद्दी पे, और उनके छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़, और दोनों के बीच में आप दो परिवार, दोनों सगे भाइयों में आपस में राइवलरी है, जोरदार कानूनी लड़ाई चलती है, संपत्ति को लेकर विवाद है। लेकिन आज पोलिंग बूथ में दोनों ही मिल गए, विश्वराज भी मिल गए और उनके बेटे लक्ष्यराज भी मिल गए। तो दोनों की तस्वीर बड़ी गजब की आई है। तो ये चीज है कि आप चलो, आप कोर्ट में जैसे भी लड़ रहे हैं, लेकिन मतदान करने आपने जो सौहार्द दिखाया है, तो उस सौहार्द की उम्मीद की जानी चाहिए, और वो दूसरी जगह होती नजर नहीं आ रही। तो ये चीजें हैं, राजस्थान में एक अच्छी तस्वीर भी देखने को मिली है इन सबके बीच में, तो मैंने सोचा आपसे साझा करूं एक बार। नहीं, जरूर ये जरूर है, लेकिन इसमें एक चीज क्लियर कर दें, ये जिनका आपने जिक्र किया है, क्या ये किसी पार्टी से भी संबंध रखते हैं? बीजेपी के टिकट पे। अच्छा, बीजेपी के टिकट पे हैं। अच्छा, चलिए, जी। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। अच्छा, अपने दर्शकों को ये बता दें कि करणपुर सीट है जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी थे गुरमीत सिंह कुन्नूर, इनका देहांत हो गया था, जिसकी वजह से इस सीट पर चुनाव नहीं हुए। तो 199 सीटों पर वोटिंग हुई है। तो 199 के मुताबिक जो 100 सीटें आएंगी जिस पार्टी के पास, वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लेंगे। फिर एक सीट पर बाद में बाई इलेक्शन होगा। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, उससे पहली बार भी ऐसा ही हुआ था। क्या मैं सही कह रहा हूं प्रदीप? लगातार तीसरे चुनाव में 199 सीटों पर वोटिंग हो रही है, हुई है। जी जी। ये केवल 2003 और 8 का चुनाव ही ऐसा रहा जो पूरा 200 पे हुआ। बाकी 1998 में भी हनुमान बेनीवाल के पिताजी की डेथ हो गई थी, तो उपचुनाव हुआ था, 199 पे हुआ। फिर 2008 में एक प्रत्याशी की डेथ चूरू में, 2013 में हो गई, चूरू के अंदर एक बसपा के प्रत्याशी की डेथ हो गई थी। फिर 2018 में अलवर रामगढ़ में हो गई थी डेथ बसपा के प्रत्याशी की, और इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी का निधन हो गया। जाहिर सी बात है, वोटिंग हो चुकी है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, जब नतीजे आएंगे बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन दो नाम का लेना यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है। एक वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनके बारे में ये लगातार कहा जाता रहा कि ये नाराज चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से, और दूसरा सचिन पायलट, जो कांग्रेस के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उनकी नाराजगी भी जग जाहिर रही अशोक गहलोत से। इन दोनों की नाराजगी जो पहले थी, क्या वो वोटिंग के दिन भी जारी रही, दूसरे एंगल से ही सही, या फिर इन लोगों की नाराजगी दूर हुई जिसका फायदा दोनों की अपनी अपनी पार्टियों को मिल सकता है? वसुंधरा राजे और उनके बेटे और पोते ने आज एक साथ मतदान किया है, तो वसुंधरा राजे का कद अप हुआ है। बीजेपी ने जिस तरीके से किनारे किया था उनको, वैसा हो नहीं पाया, क्योंकि कांग्रेस जो है वो काफी अच्छी टक्कर दी है कांग्रेस ने चुनाव में, जैसा उम्मीद नहीं की जा रही थी। एक वक्त था, आज से करीब 8 महीने पहले, लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार एक फॉर्च्यूनर में सिमट जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और वसुंधरा राजे को इग्नोर करने का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा, और लास्ट में दूसरी सूची में वसुंधरा राजे के जो समर्थक विधायक थे उनके टिकट जारी करनी पड़े। वसुंधरा राजे अब काफी मजबूत हैं, और बीजेपी ने हाड़ौती, वागड़ और जो ये नहरी बेल्ट है, गंगानगर बीकानेर वाला, वहां अच्छी पकड़ बनाई है। ऐसा माहौल बन रहा है कि जिस इलाके में खिसक रही थी, बाकी जगह गजब की टक्कर है पार्टियों में सीधे तौर पे। लेकिन वसुंधरा राजे का कद निश्चित तौर पे अब हुआ है, और आपसी अदावत जो थी, सरकार ही नहीं बन रही थी तो अदावत लेके क्या करेंगे, ऐसा सोचा इन्होंने। अगर ऐसा माना जा रहा है कि 110 के आसपास पे अटक जाती है बीजेपी, 90 से 110 के बीच में,
तो फिर वसुंधरा राजे को सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि अब टास्क सिर्फ राजस्थान चुनाव नहीं बचा है, वो टास्क पूरा हो चुका है। अब उसका परिणाम देखना है। टास्क है 25 सीटें वापस कैसी लाई जाए लोकसभा 2024 के लिए जी। इसलिए सारे मतभेद और मनभेद भुलाने की बात बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ऐसा होगा कि एक बार वसुंधरा राजे को मौका दिया जाएगा एक बार फिर से। लगता है क्योंकि अभी क्राउड पुलर नेता अपने लेवल पे राजस्थान में पहले नंबर पे वही हैं, जैसा चुनाव में देखा गया, जनसभाओं में और अन्य चीजों में। और अगर सचिन पायलट के बारे में पूछा जाए तो सचिन पायलट को बिल्कुल समेट दिया। सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र से ही प्रचार करने बाहर नहीं आए, और आज जैसी बात हुई सचिन पायलट से, तो सचिन पायलट ने भी अपनी बात कही है कि एक व्यक्ति जो है उस पर नहीं होता सारा डिपेंड, सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ते। उन्होंने एक डिप्लोमेटिक सा जवाब दिया। लेकिन उनकी जो भाषा रही चुनाव के दौरान वो थोड़ी डगमग नजर आ रही थी। खुद सचिन पायलट ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हम तो लाडले हैं अशोक गहलोत के। आपने भी देखा होगा, अशोक गहलोत ने एक वीडियो जारी किया सचिन पायलट का, जिसमें वो कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात कांग्रेस के नेता है तो मांगेंगे ही कांग्रेस के लिए वोट, लेकिन चूंकि अशोक गहलोत ने ये जारी किया इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया, इसकी चर्चाएं शुरू हो गई। तो ये जो पैचअप करने की कोशिश की गई आला कमान की तरफ से, जिसको लेकर के इस तरह की भी बयानबाजी होने लगी और बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोनों तरफ से आने लगा, क्या इसका कुछ इंपैक्ट चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है, या अंदर खाने वहीं के वहीं हैं दोनों? बिल्कुल पड़ेगा। सचिन पायलट की बड़ी फैन फॉलोइंग है। सचिन पायलट की पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों में लोग हैं सचिन पायलट के, जो सचिन पायलट की वजह से उनसे जुड़े रहे हैं। और पिछले चुनाव का मैं आपको याद दिलाऊं, 2018 में गुर्जर समाज, जो कि बड़ा समाज है, नेशनल हाईवे 14 से अगर अपन इस साइड से देखें तो एक तरफ गुर्जर बेल्ट है, दूसरी तरफ जाट बेल्ट है। तो गुर्जर जो है वो यहाँ डिसाइडिंग है ईस्ट राजस्थान में खास करके, और हाड़ौती में भी खास करके। तो इस बार गुर्जर जो है वो कांग्रेस को वोट नहीं करेगा, ये क्लियर कर दिया है गुर्जर समाज ने। वहां के यूथ सचिन पायलट कहेंगे तो भी वो लोग वोट नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति है, नहीं कर रहे हैं उन्होंने, क्योंकि पिछली बार तो चलिए वोटिंग हो गई, अब तो वोटिंग हो गई, अब तो जो होगा वो क्लियर हो जाएगा नतीजों में। जी 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 बिल्कुल, नतीजों में क्लियर हो जाएगा। पिछली बार जो है गुर्जर समाज ने एक तरफा वोट किया था कांग्रेस को, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि सचिन पायलट सीएम बनेगा। तो ऐसा पहली बार हुआ कि बीजेपी से एक भी गुर्जर विधायक नहीं बना। उन्होंने पायलट को सीएम बनाने के लिए अपने बीजेपी के कैंडिडेट को भी वोट नहीं दिया, भले ही सामने किसी जाति का कैंडिडेट खड़ा हो। जी तो उस कम्युनिटी, जो कि एक लड़ाकू कम्युनिटी है, बेसिकली मार्शल कॉम है, और उसकी जो सेंटिमेंट्स जो आहत हुई है, उसका नुकसान कांग्रेस को बड़ा होगा। और नरेंद्र मोदी लास्ट में उसी जो नब्ज थी जो कहीं साइड में पड़ी थी, उसको वापस दबा गए जाते जाते, सचिन पायलट, राजेश पायलट का उल्लेख करके, और एक बार फिर से जो वो राख थी उसके अंदर वो ठंडे छींटे मार गए, तो फिर से वो आग उबल गई और बीजेपी को उसका फायदा हुआ। लेकिन इसका अगर दूसरे तरह से इसको परिभाषित करने की कोशिश की जाए तो इससे नुकसान भी तो हो सकता है, क्योंकि सचिन पायलट ने ही पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पिताजी तो कांग्रेसी थे। तो इसका नुकसान भी बीजेपी को हो सकता है। प्रदीप, एक लाइन में जवाब। नहीं, वो उनके जो समर्थक हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उनको लगता है सचिन पायलट के साथ धोखा हुआ है, और सचिन पायलट की ये लाइन पार्टी लाइन से बंधे होने के कारण है। इस तरह के आप अगर कमेंट्स पढ़ेंगे लोगों से बात करते हैं तो खुले में बोल रहे हैं लोग। चलिए, दीपचंद जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता है उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पाया है। लेकिन आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा प्रदीप, वोटिंग हो चुकी है, वहां जाट समुदाय की भी अच्छी खासी संख्या है वोटर्स की अगर बात करें तो। अभी गुर्जर समाज की बात कर रहे थे, अब जात पे आधारित चुनाव तो होने लगे हैं हिंदी भाषी राज्यों में। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है, ऐसा माना जाता है। किसान आंदोलन हुआ था, आपको याद होगा, क्या इसका कुछ असर पड़ा? किसान आंदोलन की वजह से ही हनुमान बेनीवाल ने किनारकशी अख्तियार कर लिया था भाजपा से। तो क्या इसका कुछ असर पड़ा है वोटिंग के दौरान? जाट समुदाय के वोटों ने इसको ध्यान में रख करके भी वोटिंग की है क्या? नहीं, ये मुद्दा इस बार नहीं है। इस बार जाट समुदाय का मुद्दा है जाट सीएम होना चाहिए राजस्थान का। ये जितने भी आयोजन हुए, जाट महासभा के आयोजन हुए, अखिल भारतीय जाट महासभा के हुए, या इनकी जाट पंचायतों के आयोजन हुए, मोटे मोटे चीज तो ये है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जाट है। दूसरे अगर देखा जाए तो बीजेपी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बनाया, जो कि बड़े जाट नेता हैं, बड़े लीडर रहे हैं। 1990 के अंदर वो यहाँ
जनता दल के लीडर हुआ करते थे, केंद्र में मंत्री हुआ करते थे चंद्रशेखर की सरकार में, जगदीप धनखड़। और जो बड़ी पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सीपीआई के अलावा जो लड़ रही हैं, उन सीपीआई की, उन पार्टियों की सदारत जाट ही कर रहे हैं। जैसे जेजेपी ने सर्वाधिक प्रत्याशी जो खड़े किए हैं वो इसी समाज से खड़े किए हैं। आरएलपी है, उस पे टैग है हनुमान बेनीवाल के कारण। तो वो कम्युनिटी, वो लोग सारे मिलके उनका टारगेट है कि जाट सीएम बने। तो किसान आंदोलन चूंकि बीजेपी के अगेंस्ट का सेंटिमेंट है, तो जाट बिल्कुल सदे हुए चल रहे हैं कि हम किसी भी ऐसे सेंटिमेंट को नहीं छेड़ेंगे जो किसी के भी अगेंस्ट जा रहा है। और जो पार्टी मेजोरिटी में आए, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, अपने विधायकों की संख्या और अपनी जो मेजोरिटी है उसके आधार पर डिमांड किया जाए कि जाट सीएम बनना चाहिए। बहुत लंबे समय से डिमांड है, आज तक जाट सीएम नहीं बन पाया है राजस्थान में। तो किसान आंदोलन का यहाँ इतना असर नहीं है। असर जिन इलाकों में है वहां कम्युनिस्ट हावी है, जैसे हरियाणा से लगी हुई सीमा दांतारामगढ़ है, तो वहां जेजेपी के भी प्रत्याशी है, कम्युनिस्ट भी अमराराम, जो कि इनका जो पोलित ब्यूरो है, इनका जो केंद्रीय ब्यूरो है सीपीआई का, उसके मेंबर हैं, वो पहले विधायक भी रह चुके हैं। उसके अलावा बलवान पूर्णिया भादरा वाले इलाके में किसानों और किसान आंदोलन की बात हो रही है, लेकिन वहां कम्युनिस्ट हावी हैं, शौकत सिंह वगैरह कई लोग जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये जो बेल्ट हैं, झुंझुनू का कुछ बेल्ट, सीकर का कुछ बेल्ट, वहां थोड़ी बहुत चर्चा है। तो वहां बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरी ताकत भी है। अच्छा प्रदीप जी इंटरप्ट करना चाहूंगा, हालांकि वो आखिरी सवाल था, लेकिन इसमें एक और आखिरी लेके मैं आ गया, हालांकि वक्त भी अब इजाजत नहीं दे रहा। 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, जब कांग्रेस जीती थी, और ये 2023 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, अक्सर ये माना जाता है कि जब वोट परसेंटेज पिछले चुनाव के मुकाबले जो मौजूदा चुनाव हो रहे हैं उसमें वोट परसेंटेज अगर बढ़ जाता है तो इससे जो विरोधी पार्टी है उसको फायदा होता है, यानी सत्ता पक्ष के खिलाफ जाता है। अमूमन यही बात मानी जाती है, हालांकि हमेशा ऐसा हुआ हो ये जरूरी नहीं। तो इस बार जो लोगों में उत्साह था, आपने खुद कहा कि ये उत्साह कम देखने को मिला, तो इसका यह मतलब है कि वोट परसेंटेज कम रहा। और जब वोट परसेंटेज कम रहा तो ये कहां फायदा पहुंचाएगा और कहां नुकसान पहुंचाएगा? परसेंटेज पिछली बार से भी कम रहता है तो नुकसान बीजेपी को, क्योंकि कांग्रेस का जो मूल वोट बैंक है एससी, एसटी और माइनॉरिटी को जम के वोटिंग करता है। जैसा मैं आपको कह चुका, तिजारा सीट जहां बहुत अच्छा मतदान हुआ है, दूसरी सीटें जहां मुस्लिम बहुल हैं, दलित बहुल हैं, एससी एसटी बहुल हैं, वहां वागड़ में अच्छा मतदान हो रहा है एसटी सीटों पे। तो बीजेपी तभी फायदे में रहती है, जैसे 75% प्लस जब हुआ था तो बीजेपी 163 सीटें ले गई थी। तो चुनाव टक्कर का हो गया है, क्योंकि पिछली बार आधा प्रतिशत से भी कम के चलते सरकार बदल गई थी। महज एक बूथ पे 3 वोट कम पड़े थे बीजेपी के उसमें, और सरकार बदल गई थी। तो यह इस बार भी देखने को मिल सकता है कि टक्कर में है कांग्रेस यहाँ पे। 3 तारीख को क्या नजर आ सकता है? एकदम छोटा सा। 3 तारीख को मेरी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार हैं, संयम लोढ़ा विधायक हैं तीसरी बार, वो कह रहे हैं हंग असेंबली हो सकती है, क्योंकि वो गहलोत के खेमे से ही है, अभी चुनाव लड़ रहे हैं सिरोही की सीट से। जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट अफेयर्स की जो इनकी कमेटी होती है उसके वो सचिव भी हैं, अच्छे राजनेता हैं, उनका ये दावा है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी जो है वो सरकार बना सकती है यहाँ पे राजस्थान में। मोटा मोटा ये लग रहा है कि राजस्थान अपनी परंपरा कायम रखेगा। यहाँ एक सवाल चलता है राज बदलेगा या रिवाज, तो मुझे लगता है कि राज बदल जाएगा। राज बदल जाएगा, मतलब कि जो परंपरा रही वो परंपरा कायम रहेगी, ये आपके कहने का मतलब है। बहरहाल ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है और भविष्य बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, हमसे बातचीत करने के लिए और वहां से रिपोर्ट भी भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दीपचंद का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जो वरिष्ठ पत्रकार बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं। तो राजस्थान में वोटिंग हो गई है, लोगों में कहीं ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा उत्साह था, तो कहीं ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा उत्साह नहीं था। और अगर उत्साह नहीं था तो जाहिर सी बात है वोट परसेंटेज कम होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे सहयोगी प्रदीप का मानना है कि इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। अगर बहुत ज्यादा उत्साह है, वोट परसेंटेज ज्यादा है, तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बहरहाल
दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं और भाजपा की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं। छोटी पार्टियों का अपना एक अलग वर्चस्व देखने को मिल सकता है अगर हंग असेंबली होती है, जैसा कि पिछली बार देखने को मिला था। ये तमाम चीजें हैं जो वोटर्स ने ईवीएम में पैक कर दिया है। इन तमाम सवालों का जवाब ईवीएम में पैक हो चुका है। इंतजार हमें भी रहेगा और आपको भी इंतजार है कि क्या कुछ निकल करके 3 तारीख को आता है। तो हमें अब इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते आपसे वही विनती कि अगर हमारे न्यूज चैनल TV6 न्यूज नेटवर्क को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। नमस्कार।